अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। इलेक्शंस के बाद आज का दिन मुल्क की सियासी सूरत हाल के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ है। जहां तहरीक इंसाफ ने अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान किया है, वहां हुकूमत बनाने के हवाले से जारी कशमकश का भी खात्मा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज के दिन दो इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और अहम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जो डायरेक्ट हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी वो तुरप का पता थी जिसकी हिमायत के बगैर दो बड़े दावेदार हुकूमत नहीं बना सकते थे, इसलिए पीपल्स पार्टी की हिमायत दोनों के लिए लाजिम थी। जबकि पीपल्स पार्टी अपनी जमात की सीईसी यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में इस सूरत हाल पर मुशावरत में मसरूफ थी। पीपल्स पार्टी की सीईसी इजलास के दूसरे रोज इस जमात के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इसको चेयर कर रहे थे। और अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अहम फैसले किए हैं उन फैसलों का ऐलान कर दिया है। जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये उसूली फैसला किया है कि वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हुए मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी में कांधा तो फराम करेंगी लेकिन एग्जीक्यूटिव में मौजूद नहीं होगी, यानी वजारतें नहीं लेंगी। अहम वफाकी वजारतें पीपल्स पार्टी के पास नहीं होंगी। अहम आईनी ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी जरूर कंटेस्ट कर रही होगी, जिसमें स्पीकर नेशनल असेंबली का होता है, चेयरमैन सेनेट का होता है, वो सदर मुमलिकत का होता है, जिसके लिए बिलावल साहब ने बता दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे। बिलावल साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। Does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी, इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो जरूर होगा। मेरा ख्वाहिश ये जरूर होगा कि सदर जरदारी सदर बने। बिलावल भुट्टो की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक तीर से कई शिकार कहा जाए या एक स्मार्ट मूव कहा जाए पीपल्स पार्टी की तो कहना गलत नहीं होगा। और बिलावल भुट्टो साहब की इंतहाई मैच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने इंतहाई मैच्योर अंदाज में ना सिर्फ सवालात का जवाब दिया है बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माइंड भी सामने रख दिया है। अब वजारत उज़्मा के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत तो वो करेंगे जिससे सारा बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कांधों पर डलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी बर्डन शेयरिंग के या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग के बोर्ड में दिखाई नहीं दे रही और बरी ज़िम्मा है। दूसरा, आईनी ओहदों की सूरत में अहम ओहदों पर बराजमान होने की ख्वाहिश का इजहार भी किया जा रहा है। वो ओहदे हैं जो गुड गवर्नेंस की सूरत में शरीक जश्न तो हो सकते हैं लेकिन बैड गवर्नेंस की सूरत में बरी ज़िम्मा करार पाएंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी की जानिब से बलूचिस्तान हुकूमत और सदर मुमलिकत के ओहदे की डिमांड भी पूरी होती दिखाई दे रही है। ये हर तरह से पीपल्स पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। इस नई सूरत हाल के बाद अगर हुकूमत साजी के लिए पार्टी पोजीशन का अंदाजा लगाया जाए तो मालूम होता है कि कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 79, आज शहबाज शरीफ साहब 80 की बात कर रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हिमायत के साथ 80 पे पहुंच गए। 54 नशस्तों पर कामयाब करार पाई है। पीपल्स पार्टी का साथ देने के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून की नामजद वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को 133 वोट हासिल होंगे और एमकेएम के साथ मिलने से 17 सीटें और जेयूआई फे के मिलने से 5 सीटें मजीद नून लीग को सपोर्ट में मिल जाएंगी। और ऐसा होता है तो फिर नून लीग के पास कौमी असम्बली में टोटल नंबर 155 हो जाएगा और मखसूस नशस्तों के मिल जाने से नून लीग का नामजद उम्मीदवार बासानी वज़ीर आज़म बन जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने इशू टू इशू हिमायत का ऐलान मुस्लिम लीग नून के सर पर एक तलवार लटका दी है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के हर फैसले से पहले पीपल्स पार्टी की मंशा दरकार होगी। बसूरत दीगर नई हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कानून साजी और जो बिलों के ऊपर हिमायत है उस पर यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल फेज में दाखिल हो जाएगी। बिल मुस्तरद होने के इम्कानात भी हो सकते। आज की दूसरी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म के ओहदे के मजबूत उम्मीदवार शहबाज शरीफ की जानिब से की गई है। मजबूत उम्मीदवार इसलिए है क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ के पलड़े में वजन डाला गया। आज इस पर बिलावल भुट्टो से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि ये मुस्लिम लीग नून का इस्तेहकाक है कि वो किसको बतौर वज़ीर आज़म मैदान में उतारते हैं, जो भी कैंडिडेट होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक राय पाई जाती है कि शहबाज शरीफ के हवाले से पीपल्स पार्टी राजी है कि शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हों। नवाज शरीफ के साथ चलने में शायद उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी के यहाँ नहीं पाई जाती जैसी शहबाज शरीफ के लिए है। तो आज शहबाज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के खत्म होने और बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अर्ली थी। आज तकरीबन दिन 1:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें उन्होंने 2018 के जो इलेक्शंस है उसको तो तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन 2024 के इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करना भी नहीं भूले। वो क्या कह रहे थे जरा वो भी आपको दिखाते हैं।
जो मेंबरान हैं, अगर वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो बड़ी शौक से बनाएं। हम बैठेंगे, ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा करेंगे, और अगर वो ऐसा उनके लिए मुमकिन ना हो तो उसके बाद ऑलरेडी हम एंगेज्ड हैं, फिर हम इंशाअल्लाह अपना रोल अदा करेंगे। जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे थे, वन साइड शोर हुआ और जो धांधली का इल्जाम लगाया गया, अगर ऐसी बात होती, हमारे एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने खुले दिल के साथ एतराफ़ किया कि मैंने अपनी शिकस्त को मानता हूँ। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह, ये हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं PMLN के, ये किस तरह हार गए। पीपल्स पार्टी के हतमी फैसले से कबल शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा तासुर मिला जैसे कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है, जिसके वजीर आजम भी शहबाज शरीफ होंगे। ये अलग बात है कि रस्मी तौर पर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ही चौथी बार वज़ीरत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान होने के हवाले से अब नून लीग का उम्मीदवार करार दिया है। अब तक की सूरत हाल और अंदाजों के मुताबिक शहबाज शरीफ ही मुल्क के अगले वज़ीर आज़म दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सी अहमियत रखने वाले हलकों का वोट भी शहबाज शरीफ के हक में है। खुद पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ खुद को मुतमईन समझती है। वही फैसल वोडा भी ये यकीन रखते हैं कि नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। इस हवाले से जो घान है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर सियासतदान खुर्शीद शाह साहब, वो भी कहते हैं कि अखलाकी तौर पर मॉरली नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान नहीं होना चाहिए। और फैसल वोडा तो ये खबर दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ ही वज़ारत उज़्मा की नशस्त पर बराजमान हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पैरेलल अपने फैसले सुना रही है। बानी चेयरमैन PTI से आज सहाफ़ियों की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, यानी सहाफ़ियों से जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। वहीं उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी के दावों का बाब भी एक तरह से बंद कर दिया, क्योंकि तहरीक इंसाफ उन तीन बड़ी पार्टीज़ की हिमायत के बगैर नंबर गेम में बहुत पीछे नजर आती है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। इस पर वो कहते हैं कि अभी गौर करेंगे। किसी भी आला सरकारी उहदेदार से कोई मुलाकात भी नहीं हुई। रऊफ़ हसन से मुलाकात में उन्हें 3 जमातों के अलावा सबको इकट्ठा करने का कहा है, और वो कहते हैं कि मैं बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा, मैं तो बुशरा बीबी को अडयाला बुला रहा हूँ। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज़ायद वोट लिए। जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया कि PTI जीत गई है। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे कि इलेक्शन जीत गए हैं। कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि छोटी मोटी धांधली होती थी, इतनी बड़ी धांधली मुल्क की तारीख में नहीं हुई, इसलिए हम सबसे पहले इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं। पहले अदालतों में जाएंगे, चीनी नशिस्तें वापस लेंगे, इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जिस तरह की बातें बानी तहरीक इंसाफ ने की, उसी तरह की गुफ्तगू आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी की। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास हो गया, बिलावल साहब ने डिटेल्स भी दे दी। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी में सपोर्ट करने का तो कहा है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है उसमें आपका शेयर नहीं होगा। सबसे पहले तो ये बताया कि क्या मुस्लिम लीग नून की जो 16 माह की ये जो PDM हुकूमत थी जिसके आप इत्तेहादी थे, क्या मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस इतनी ज्यादा थी कि आप नून लीग के ऊपर अल्टीमेटली अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं इन फैसलों से? जी शुक्रिया। देखिए जी, 2 दिन की डिलिब्रेशंस हुई हैं और उसके बाद हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि चूंकि हमारे पास क्लियर मैंडेट नहीं है वज़ीर आज़म बनाने का, और जो जमात जिसने हमें अप्रोच किया है वो PMLN है और उनके पास हमसे कुछ ज़्यादा सीटें हैं, तो हम उनको हुकूमत साजी में उनकी मदद करेंगे और उनका साथ देंगे, लेकिन वजारतों के अंदर कोई शेयर हम नहीं मांगेंगे, ना ही रखेंगे। ज़ाहिरी बात है कि PDM की हुकूमत का जब हम हिस्सा थे तो हमारे पास वजारतों की भी शराकत दारी थी, लेकिन उस वक़्त भी हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस तरीके से हुकूमत चल रही थी और जिस तरीके से बाकी मामलात को देखा जा रहा था मुख्तलिफ सूबों के हवाले से। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उस पर शिकायत भी की, एतराज़ात भी किए, और हम ये समझते हैं कि एक काइंड ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कायम हुआ। कोशिश अब हमने ये करनी है और PMLN की जानिब से भी यही होनी चाहिए कि एक तो सियासी इस्तेहकाम लेकर आए मुल्क के अंदर, क्योंकि इस वक्त मुल्क को उसकी अशद ज़रूरत है। पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जो उनके मसाइल का हल ढूंढे, और हम लेकिन शर्मिला फारूकी साहब, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या सोशल स्टेबिलिटी, हर तरह का इस्तेहकाम कैसे आएगा जब पीपल्स पार्टी बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है? यानी वो सपोर्ट तो कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि हुकूमत बना ले, लेकिन बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखिए जी, हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सियासत कर रहे हैं, बहुत मैच्योर सियासत कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यही बताती है और यही समझाती है और कहती है कि हम
जो जमात जिसके पास थोड़ा बहुत मैंडेट है, जिसने हमें जिसने हमें अप्रोच किया है, हम उसको हुकूमत साजी के लिए मददगार साबित हों। अब इशू ये है कि सिर्फ वजारतें ले लेना ये जिम्मेदारी को फ़राइज़ अंजाम देने में नहीं आता। हर चीज़ वजारत लेना नहीं होती। हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए अपने कैंडिडेट्स को ज़रूर पिच करेंगे और हम मुख्तलिफ नेशनल इश्यूज़ के ऊपर जहाँ जहाँ PMLN को हमारी ज़रूरत हुई, हम केस टू केस देखेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। बजट मेकिंग के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उसके अंदर, बट दैट विल बी केस टू केस, वी विल डिसाइड। नहीं, ऑब्वियसली अगर आप ट्रेनी बेंचेस पे बैठे होंगे, अगर आप ट्रेनी बेंचेस पे होंगे तो बजट के मसाइल हो या अमेंडमेंट्स हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, उस पे तो जाहिर है ट्रेनी बेंचेस साथ देंगे। लेकिन कैबिनेट के अंदर शेयर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, वजारतें उनके पास होंगी, काबीना के फैसले वो आसानी से हल कर लेंगे। तो हुकूमती फैसलों के ऊपर जो कंट्रोल है या चेक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे रखेगी? वजारतें लेना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में नहीं आता है। हुकूमत वो बनाएंगे, हम उनको नंबर्स के हवाले से सपोर्ट करेंगे जो हमारे पास नंबर्स हैं, और जाहिर बात है जिम्मेदारी उनकी होगी। हम बैठेंगे उनके साथ, लेकिन चूंकि हम वजारतें नहीं लेना चाहते, ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। हम मुल्की मामलात पे, नेशनल मामलात पे, नेशनल इश्यूज़ के ऊपर जहाँ पर पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ी, हम बिल्कुल उनका साथ देंगे, लेकिन वो केस टू केस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। वो कहते हैं कि केस टू केस हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमती उमूर को देखेंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो बरी जमा हो रही है, वो बर्डन शेयरिंग नहीं करना चाह रही है, और लगता उससे यही है कि वो ये फोर्स ही कर रही है कि हुकूमत लेना इतना आसान नहीं होगा। इकोनॉमिक डोमेन में बहुत सारे इश्यूज हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस, पहाड़ जैसे चैलेंजेस इकट्ठे होंगे जिसमें पॉपुलर डिसीजंस करना और आवाम की हिमायत का वोट लेना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि ये बर्डन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे रहे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो लगता है कि वो इन मसाइल को गले लगाने के लिए तैयार है। चैलेंजेस बेशक पहाड़ से हो, लेकिन नून लीग ये चाहती है कि वो हुकूमत में मौजूद हो। तो हुकूमत के हवाले से अब नून लीग ने क्या डिसीजन किया है कि वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार क्या नवाज शरीफ साहब ही होंगे या फिर शहबाज शरीफ साहब खुद को बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट पोस्ट करेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होगा, क्या वाकई मरियम नवाज साहिबा पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, या वहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कुछ स्ट्रैटेजी तब्दील की है। एक स्ट्रैटेजी जो पीपल्स पार्टी और PMLN की है, एक स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है जो खासी हद तक उन्होंने अनवेल भी कर दी है। महमूद खान वसीम अकरम प्लस के बाद तहरीक इंसाफ ने KP वालों की अगले 5 साल की किस्मत का फैसला कर लिया है, जिसके तहत शहद की बोतल से मशहूर होने वाले 2013 तो 2018 तक KP हुकूमत में तहरीक इंसाफ के वजीर रेवेन्यू और स्टेट रहने वाले और तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर और KP के सदर तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का फैसला कर लिया है। अली अमीन गंडापुर साने 9 मई के हवाले से मुलजिम नामजद है। उनको तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ 4 सूबों में मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके बाद अदालतों की मुदाखलत के बायस उनकी रिहाई मुमकिन हुई। सानेहा 9 मई के बाद से ही वो मफरूर इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। वो गुज़श्ता रोज़ उस वक्त तक रूपोश थे जब तक उनके वालिद का इंतकाल नहीं हो गया, और वालिद के इंतकाल के बाद आज उन्हें अपने वालिद की नमाज जनाजा में रूपोशी के बाद देखा गया। उनके मंजर आम पर आने के कुछ ही देर बाद उनका नाम वजारत आला के लिए नामजद किया गया उनको, और मुश्ताक गनी, मोहम्मद खान तरिंद और अली अमीन गंडापुर तीनों के नाम वज़ीर आला KP के बनने की दौड़ में शामिल थे। और गुज़श्ता रात से ही अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल होने की खबरें मौजूद थी, लेकिन इसका बाज़ाब्ता ऐलान आज किया गया है। अली अमीन गंडापुर का नाम वज़ारत आला के लिए सामने आने के बाद से ही इस पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इस पर सबसे बड़ा एतराज़ यह है कि उसाने 9 मई में मुलव्वस थे, उनके नाम की मंजूरी दिए जाने को इस्टेब्लिशमेंट को खामोश पैगाम देने के मुतरादिफ भी समझा जा रहा है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ की जानिब से किए जाने वाले हर एहतजाज में पेश थे। उनके हवाले से ख्याल ये भी है कि वो महमूद खान के बरक्स धीमे की बजाय ज़रा सख्त और जारे मिजाज शख्सियत हैं जो इंतकामी सियासत पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि KP में हुकूमत साजी के मराहिल में शुरू होने से कबल ही सरकारी अफसरान को धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो गया है। शेर अफजल मरवत जो नायब सदर KP के हैं, वो किस तरह सरकारी अफसरान को धमका रहे हैं, यानी हुकूमत लेने से पहले ही जो सरकारी अफसरान है उनकी शामत आती हुई दिखाई दे रही है। ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म, वारन कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी जिस पुलिस ऑफिसर ने गलत FIR की है हमारे वर्कर्स के खिलाफ, इस तमाम का खमियाजा भुगतना होगा IGKP को। IGKP 3 RPOs और 7 DPOs तैयारी पकड़े कि वो अनकरीब जेल जा रहे हैं। दूसरी जानिब PTI की तरफ से एक और अहम फैसला भी सामने आया है। वो फैसला अपने अरकान को किसी और पार्टी में शामिल करने का है।
शुरू में यह ख्याल किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ किसी एक पार्टी से इत्तेहाद करके उस पार्टी में अपने अरकान को जम करेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसके बरक्स दो मुख्तलिफ जमातों के साथ वफाक और सूबों में इत्तेहाद का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में MWM यानी मुत्तहिदा जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, जबकि KP में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का फैसला किया, जिसका ऐलान जमात के तर्जुमान रऊफ हसन ने किया। और बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें रऊफ हसन साहब ने जो आइंदा की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसमें किन जमातों से कोलिशन हो सकता है, जरा वो क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। 3 पार्टीज को उन्होंने सिंगल आउट किया है, PMLN, MQM और पीपल्स पार्टी। इनको छोड़ के बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने मुझे मैंडेट दिया है कि मैं इनसे राब्ता करूं और इनके साथ बैठ के एक कोalition ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हम तश्कील दें, जो कि जमहूरी इक़्तिदार के लिए लड़ाई लड़े, इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि जमहूरी इक़्तिदार के लिए लड़ाई। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएं, KP में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएं। PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्दमल में जमात इस्लामी के नायब अमीर ने रद्दमल देते हुए कहा है कि हम तो गैर मशरूत इत्तेहाद के लिए भी तैयार थे। हमारी ये सोच थी कि मजमूई तौर पर अगर PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो हम मुहैया करेंगे। अब उन्होंने नई बात की है कि इस पर आपस में मुशावरत हो सकती है और MWM के साथ चलने से मुतालिक सवाल पर लियाकत बलूच ने कहा है कि हम MWM के साथ बैठने को बिल्कुल तैयार हैं। MWM के साथ हमारे अच्छे सियासी ताल्लुकात हैं। जमात इस्लामी KP के जो अमीर हैं वो इस हवाले से कुछ रिजर्वेशन शो कर रहे हैं कि हमें इस पर एतमाद में नहीं लिया गया, हमारा नाम कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जमात इस्लामी का इस पर जो स्टेटेड पोजीशन या ऑफिशियल वर्जन क्या है उस जानेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कैसर शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बेनकाब की उसमें वो ये बता रहे हैं कि KP में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद का फैसला हुआ है, लेकिन जमात इस्लामी के जो अमीर है KP में वो इस तरह की खबर की तरदीद कर रहे हैं कि हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो असल पोजीशन इस वक्त क्या है, क्लैरिटी चाहिए। क्या वाकई जमात इस्लामी से को बात हुई है ऑफिशियली PTI की? देखिए, इसमें रेहान साहब जो है वो पिछले काफी दिनों से जमात इस्लामी के रास्ते में उनकी क़यादत और टेलीफोन पर इब्तदाई गुफ्तगू जो है वो चलती रही, जिसके नतीजे में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने एक कमेटी जो है वो बनाई। लियाकत बलोच साहब उस कमेटी के सरबराह थे और प्रोफेसर इब्राहिम साहब और अनायतुल्लाह खान साहब जो सीनियर मिनिस्टर रहे हैं वो उस कमेटी का हिस्सा थे। तो इस कमेटी का भी PTI की क़यादत के साथ राब्ता रहा। आज इसकी पहली जो मुलाकात है वो हुई, लेकिन और वफाक में शामिल होने के हवाले से उन्होंने बात की थी, लेकिन आज जब मुलाकात में गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम KP की सतह पर जो है वो जमात इस्लामी से इत्तेहाद करना चाहते हैं। ये एक नई सिचुएशन थी जो सामने आई, उस पर जमात इस्लामी ने अभी तक कोई हतमी फैसला बिल्कुल नहीं किया। उस हवाले से जमात इस्लामी की जो मुशावरत है वो होना बाकी है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि जमात इस्लामी ये फैसला करने जा रही है या ये करेगी। अलबत्ता ये जरूर है कि जब पहली दफा PTI ने हमारे साथ राब्ता किया तो जमात इस्लामी का गैर मशरूत एक लेकिन कैसे शरीफ साहब इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि जमात इस्लामी तो KP के अंदर जो 2 नशिस्तें थी वो भी अब वापस चली गई हैं, उस पर भी नोटिफिकेशन मुखालफत में हो गया है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनके हवाले से आ गया है। तो जमात इस्लामी तो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर मौजूद नहीं होगी, तो फिर इत्तेहाद का क्या फायदा होगा PTI को? देखिए, ये इस पर कानूनी माहिरीन की जो राय है और इस पर मुशावरत की गई है, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है उसी तरह जैसे आपका बैंक अकाउंट हो उसमें बैलेंस ना मौजूद हो, जबरदस्ती निकाल लिया जाए ले लिया जाए, लेकिन आप उसमें पैसे जमा करवा सकते हैं। तो मुझे तो इस तरह की शक्ल नजर आती है कि अगर जबरदस्ती हमारा बैलेंस हमारे वोट हमारी सीटें लेनी है, फिर भी जमात इस्लामी ने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन कमीशन की एक रजिस्टर्ड वो जमात है, फिर भी इससे ये जो है मेरा नहीं ख्याल के कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन उससे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स KP में जमात इस्लामी में शामिल हो जाएंगे? देखिए, ये सारे TOR और बाकी चीजें तय होना बाकी है। ये कहना कबल वक्त होगा कि कौन कौन सी शराइत तय करेंगी, दोनों पार्टियों का क्या मुआहदा होगा। सारा मरहला जो है वो बाकी है। इस पर जमात इस्लामी भी मुशावरत करेगी, जमात इस्लामी की लीडरशिप भी मुशावरत करेगी। उसके बाद कोई अमल जो है वो आगे बढ़ेगा या उनसे मुलाकात में ये चीजें तय पाएंगी कि वो क्या चाह रहे हैं और जमात इस्लामी उसमें एक हद तक जो है वो उनके साथ मिलकर कुछ चीज कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली वेरी क्विकली बताएगा कि जमात इस्लामी की कंडीशंस क्या होंगी किसी भी किस्म के इत्तेहाद में PTI के साथ?
मैं समझ नहीं पाया। देखिए एक ऐसे वक्त में जब जमात इस्लामी प्रोविंशियल असेंबली के लिए अंदर नहीं है, पीटीआई इत्तेहाद चाहती है, तो जमात इस्लामी की कंडीशंस क्या होंगी इस इत्तेहाद के लिए? ये देखें, इसमें हमारा मुशावरत का अमल जो है वो जारी है। जमात इस्लामी की एक साख है। जमात इस्लामी ने जब भी किसी के साथ किसी कोऑर्डिनेशन में गई है, जो चीज़ें तय हुई हैं उसकी पासदारी हमेशा की है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ तय करें और हम पीछे हटें, लेकिन उसको तय करने से पहले हम ज़रूर देखेंगे कि इसमें कानूनी तकाजे क्या हैं। जमात इस्लामी के हवाले से जो वो चाह रहे हैं उसको जमात इस्लामी अपनी तंजीम में, अपनी शूरा में, अपनी मुशावरत में देखेगी, उसका जायज़ा लेगी, उसके बाद ही कोई अगली बात करेगी और उनको कोई हतमी जवाब देगी। और जब कोई चीज़ आगे बढ़ेगी ज़रूर हम इंशाल्लाह मीडिया को आगाह करेंगे। अभी तक ऐसी कोई हतमी चीज़ नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब आपके वक्त के लिए। जमात इस्लामी के रहनुमा कैसर शरीफ हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे हैं कि अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जमात इस्लामी से इत्तेहाद का फैसला कम से कम केपी सतह पर कर लिया गया है। लेकिन अभी तक जमात इस्लामी बेखबर दिखाई देती है एज फार एज केपी इज कंसर्न्ड। वो कहते हैं मरकज़ में बात हुई थी, केपी से मुताल्लिक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी अपनी इख्तरार और अपना फैसला है। इस हवाले से जमात इस्लामी मुशावरत के बाद को फैसला करेगी। हर नई हुकूमत से उम्मीदें बांध लेना हमारा पुराना शेवा है। ये सोचे समझे बगैर कि हालात खराब हो तो नई हुकूमत हो या पुरानी, वो क्या कर सकती है। इस इलेक्शन से भी अवाम ने वही तवक्कुआत वाबस्ता की जो इससे पहले इलेक्शन से की जाती है, लेकिन नताइज इस बार भी कमोबेश वैसे ही हैं जो इससे पहले थे, क्योंकि कौमी असम्बली में किसी भी पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत सामने नहीं आई। इस वक्त हुकूमत साजी की जो शक्ल सामने आ रही है उस पर कई सवालात उठ रहे हैं। ऐसे में आने वाली नई हुकूमत जो भी हो उसको खुद आलमी तौर पर अपने आप को मनवाना और इदारों से इस बना पर डील करना कि आवाम की अक्सरियत उसके पास मौजूद है, वो मुंतखब हुकूमत है, मैंडेट लेकर आई है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ है, बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। हंग पार्लियामेंट के क़याम से अरसा दराज से इल्तवा का शिकार माशी इस्लाहात का एजेंडा एक बार फिर चैलेंजिंग शक्ल इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नई पार्लियामान और हुकूमत को कई चैलेंजेस विरसे में मिले हैं। सबसे पहला चैलेंज मुल्की मईशत और कारोबार की बहाली है। सियासी सूरत हाल वाज़ेह ना होने के सबब ताजिर बरादरी तशवीश में मुब्तला है। बहुत से लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि वो मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बदहाली का सामना नहीं कर सकेंगे। अभी से ही इन इलेक्शंस के इन मुंतशिर नताइज ने अपना असर दिखाना है। इलेक्शन के बाद से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का सिलसिला बरकरार है, जिससे इंडेक्स की 62,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह भी गिर गई है और इस मंदी के सबब 85% हिस्सेस की कीमतें गिर गई है, जबकि सरमायाकारों के 2 खरब 64 अरब 52 करोड़ 29,398 रुपए डूब गए। इंतखाबात में बगैर मुतवक्के नताइज की रोशनी में मखलूत हुकूमत के मुमकिना क़याम से पाकिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी नौइयत के चैलेंजेस से निपटने और इस्लाहात का अमल मुमकिना तौर पर मुतासिर होने जैसे खदशात से कारोबार के आगाज़ से ही मंदी के बादल छाए रहे। ताजरों का जो मायूसी का अक्स स्टॉक एक्सचेंज में भी छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। वही काफ़ी ताजर और सरमायाकार इस वजह से भी परेशान है कि नई हुकूमत माशी अमूर को चलाने के लिए वही पुराने हरबे, वही पुराने तरीके आजमाएगी और एनर्जी की कीमतों में इजाफा करके अपने मामला चलाने की कोशिश करेगी, जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होगा। दूसरी जानिब मई जून में बजट पेश होना है जो नई हुकूमत के लिए पहला चैलेंज है। हमारे अखराजात तकरीबन 15 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए है, जबकि हुकूमत की आमदनी सिर्फ 10 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ है। नई हुकूमत को तकरीबन 5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का गैप फिल करना पड़ेगा, जिसके लिए माली नज़्म ज़ब्त यानी फिस्कल डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। IMF के साथ मामलात भी तय होने हैं। हुकूमत की माशी हिकमत अमली का पहला इम्तहान IMF के साथ उसकी डीलिंग है। मौजूदा IMF प्रोग्राम मार्च में ख़त्म होने वाला है। IMF कह चुका है कि वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट की भी आखिरी किस्त नई हुकूमत को देगा, इसलिए जल्द अज जल्द हुकूमत साजी का मरहला भी अबूर करना होगा। और माजी में IMF के साथ उलझने का नतीजा सबके सामने है। यह सवाल यह भी है कि आने वाली हुकूमत की खुद मुख्तारी के लिए IMF के साथ मामलात आगे बढ़ाने में ताखीर से कैसे गुरेज किया जा सकता है। IMF से डील होगी तो मुश्किल फैसले करने होंगे और आवाम को इस पर कैसे मुतमईन किया जाएगा। महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आवाम जल्द हल की तवक्को कर रहे हैं, जो मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल और पहाड़ जैसा चैलेंज दिखाई देता है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ये बहुत वाज़ेह हो चुका था कि गजा की पट्टी में कोई जगह इसराइली जारियत से महफूज नहीं है। फिर भी इसराइली इंतबा के बाद लाखों फ़लस्तीनी इस उम्मीद से रफ़ा क्रॉसिंग की तरफ मुंतकिल हुए थे कि शायद बमबारी से बच जाएं। लेकिन मजलूम फ़लस्तीनियों की भारी तादाद को रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट की तरफ मुंतकिल होते देखकर जालिम इसराइल अपने होश गंवा बैठा है और उसने तमाम तर आलमी कवानीन को पांव तले रौंदते हुए रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट्स को भी भारी तादाद में निशाना बनाने का अमल शुरू कर दिया है। और इसराइल की इस बर्बरियत से खदशा है कि रफ़ा में पनाह लेने वाले 10 लाख से ज़ायद लोगों के लिए हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ मौजूद लोग पहले ही खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरियात से काफ़ी हद तक महरूम है।
रफा 7 अक्टूबर 2023 से पहले ही गजा के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहरों में से एक था, जहां 23 मुरबा मील के अंदर तकरीबन 2,80,000 अफराद रिहाइश पजीर थे। अब इसमें तकरीबन 14 लाख लोग रह रहे हैं। 1.4 मिलियन की आबादी बताई जाती है जो इस जगह पर मौजूद है। 4 मुरबा मीटर खाली जगह अभी मिलना यहाँ पर मुश्किल दिखाई देता है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और रफा पर इसराइली जारियत के बाद से सबसे बड़ा मसला इंसानी इमदाद की फराहमी का है, जिसमें पहले ही बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं और इस वक्त इंसानी इमदाद की तरसील के लिए सिर्फ 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, और फतह क्रॉसिंग मिस्र और अबू सालिम क्रॉसिंग इसराइल से। अबू सालिम क्रॉसिंग पर पहले ही इमदाद के हवाले से शदीद चेकिंग के बायस निज़ाम मफलूज है, और अब रफा क्रॉसिंग पर इसराइल के हमले ने मामलात को मजीद बिगाड़ दिया है। बदतरीन इसराइली जारियत के दौरान बैन-अल-आदरी सीज़ फायर और कैदियों की रिहाई के लिए अपनी कोशिश जारी रखे हुए, लेकिन अभी तक ये कोशिशें बेसूद दिखाई दे रही हैं। अक़वाम आलम से ये अपील भी की जा रही है कि जो प्रेशर हो सकता है इसराइल पर डाला जाए ताकि जल्द अज जल्द सीज़ फायर मुमकिन हो सके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कतई अर्ज़ ऐसा नहीं है कि जिस पर इसराइली जो फ़लस्तीनी है वो इसराइली से हुनी कार्रवाइयों से महफूज रह सकें। अभी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।